वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर कपिल जैन, आपका केमिस्ट्री गुरु। जो रिडॉक्स अभिक्रियाओं का ये सीरीज आप देख रहे हो, मैं पूरी उम्मीद आपसे कर रहा हूं कि एक एक एपिसोड को आपने ढंग से देखा है और अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लिया है और आपको अब सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आप ये सारे लेक्चर्स को बहुत एंजॉय किए हैं, ठीक है। तो आपको ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम दिला सकते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो आज का ये जो एपिसोड मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें मैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन, इनको हम ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शंस का मतलब है स्वतः, मतलब यहां पर एक ही तत्व ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों साथ में हो जाएगा। मतलब इस तत्व को किसी और तत्व की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑक्सीकृत या अपचयित होने के लिए। जबकि अभी तक हमने जो दो प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रियाएं देखी हैं, उसमें हमने देखा है कि या तो इंट्रामॉलिक्यूलर में हमने देखा कि एक ही अणु में एक तत्व ऑक्सीकृत और दूसरा अलग तत्व अपचयित होता है, और जबकि इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन में देखा कि दो अलग अलग अणुओं में दो अलग अलग जो परमाणु हैं, है ना, वो साथ में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होते हैं। तो डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है स्वतः, या इसको हम ये भी बोलते हैं असमानुपातन। मतलब एक ही तत्व साथ में ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों हो जाएगा। इसको ऑक्सीकृत या अपचयित होने के लिए किसी दूसरे तत्व की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं यहां पे। परिभाषा, वो सभी रिडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें एक ही परमाणु साथ में ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों हो जाएंगे। ये देखिए बच्चों, इन प्रकार की अभिक्रियाओं को, इन प्रकार की अभिक्रियाओं को असमानुपातन अथवा स्वतः रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब एक तत्व का जो परमाणु है उसको किसी दूसरे तत्व की यहां पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती। यहां हम लिख सकते हैं नोट में, अर्थात एक तत्व के परमाणु को उपरोक्त प्रकार की रिडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकृत तथा अपचयित होने के लिए किसी भी दूसरे तत्व या परमाणु की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे तत्व के परमाणु की आवश्यकता नहीं होती है।
इसलिए इनको स्वतः रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर कुछ उदाहरण हम देखते हैं। असमानुपातन अभिक्रियाओं के उदाहरण। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास ये अणु है, देखिए ब्रोमीन का अणु, और ये जो ब्रोमीन अणु है ये ब्रोमाइड आयन बना रहा है, और प्लस ब्रोमेट आयन बना रहा है। ये देखिए, और मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि बताइए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है क्या, अगर है तो फिर किस प्रकार की है। तो मैं इसको पहले तो यहां पर वापस लिख लेता हूं। यहां पे ब्रोमीन, इससे एक तो ब्रोमाइड आयन बन रहा है और एक ब्रोमेट आयन बन रहा है। अब मैं दोनों तरफ ब्रोमीन का यहां पर ऑक्सीकरण अंक चेक करूंगा, तो 2x इज इक्वल टू 0, x का मान 0। यहां निकालेंगे तो ब्रोमीन पर -1 आवेश है, मतलब ऑक्सीकरण अंक -1 है, और यहां निकालेंगे तो x ऑक्सीजन 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, तो x का मान +5 आ जाएगा। ये देखिए, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां ब्रोमीन पर 0 आवेश है, यहां तो -1 पहले दे रखा है प्रति परमाणु, और यहां ब्रोमीन पर +5 है। क्या देख रहे हो आप ये देख रहे हो कि 0 से -1 मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी, और 0 से +5 मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। तो यहां ऑक्सीकरण अंक में कमी, इसका मतलब अपचयन, और यहां ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, इसका मतलब ऑक्सीकरण। ये देखिए, और क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक ही ब्रोमीन अपचयित भी हो रहा है और ऑक्सीकृत भी हो रहा है, जबकि अभी तक जो भी हमने रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार देखे उसमें हमेशा अलग अलग प्रकार का परमाणु ऑक्सीकृत या अपचयित होता था। इसलिए इन अभिक्रियाओं को बोलते हैं स्वतः रेडॉक्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अतः यहां पर ब्रोमीन को हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन ही ऑक्सीकृत भी हुआ और ब्रोमीन ही अपचयित भी हुआ। इसलिए उपरोक्त अभिक्रिया को डिस्प्रपोर्शनेशन मतलब असमानुपातन अथवा ऑटो रेडॉक्स, जिसको हमने बोला है स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे।
ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ क्या सभी को? समझ में आ गया? तो एक ही तत्व का परमाणु अगर ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों साथ में हो जाता है तो फिर यह कैटेगरी किस कैटेगरी में आती है? डिस्प्रपोर्शनेशन, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण मैं यहां पे लिखता हूं, सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए बच्चों, जो अगली अभिक्रिया मैं लिख रहा हूं ना, इसमें असमानुपातन अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कैनिज़ारो अभिक्रिया। यह बहुत ही पॉपुलर अभिक्रिया है कैनिज़ारो। साइंटिस्ट का नाम है कैनिज़ारो। ये ठीक है ना, कैनिज़ारो अभिक्रिया। जो कैनिज़ारो अभिक्रिया है, ये एक्चुअली कैनिज़ारो ने बताई है कि मैं फॉर्मल्डिहाइड, ये देखिए SCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड का अणु है और फॉर्मल्डिहाइड के अणु को फॉर्मल्डिहाइड के अणु के साथ ही अभिक्रिया कराते हैं। ये दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का अणु है, जिससे हमको एक तो प्राप्त होता है मैथिल अल्कोहल और एक प्राप्त होता है फॉर्मिक अम्ल। ये देखिए, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, कुछ भी बोल लीजिए आप। अब मुझे यह पहचानना है कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे है। तो देखिए, हम बहुत आसानी से प्रति परमाणु सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे। बेटर होगा आप इसको ऐसे लिख लीजिए, CH2O, जो CH2O से अभिक्रिया कर रहा है, भाई कार्बन 1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और यहां बन रहा है CH4O और प्लस CH2O2। ये देखो, अब तुम आसानी से ऑक्सीकरण अंक निकाल पाओगे। तो मैं चाहूंगा तुम पहले वीडियो पॉज करके अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लो। हां बच्चों, आपने अपने आंसर को चेक किया? चेक करते हैं जरा। कार्बन X, हाइड्रोजन 2 इंटू +1, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। तो X का मान 0 आ जाएगा यहां पे। ये तो फॉर्मल्डिहाइड का अणु है, तो ये तो सेम ही आंसर होगा। यहां निकालो आप मैथिल अल्कोहल में, तो X, हाइड्रोजन 4 इंटू +1, ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। ये देखो, तो X का मान कितना आएगा? -2। और अगर आप यहां निकालोगे तो X का मान यहां आएगा +2 फॉर्मिक अम्ल के अंदर। तो अब आप क्या देख रहे हो? आप देखो, कार्बन का जो ऑक्सीकरण अंक है 0 से -2 में भी जा रहा है और 0 से +2 में भी जा रहा है। जा रहा है, नहीं जा रहा है? इसका मतलब समान परमाणु, ये देखिए कार्बन यहां ऑक्सीकरण अंक में कमी को बता रहा है, इसका मतलब अपचयन, और यहां कार्बन ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि को बता रहा है, इसका मतलब ऑक्सीकरण। ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे कि उपरोक्त अभिक्रिया डिस्प्रपोर्शनेशन या स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों को? ठीक है। और यहां हम बोल सकते हैं कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, मतलब कार्बन, यहां पर ऐसा परमाणु है जो डिस्प्रपोर्शनेट हो गया, असमानुपात हो गया। यहां कार्बन डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आप बहुत आसानी से यह पहचान पाओगे कि दी गई रिडॉक्स अभिक्रिया इंटरमॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर है या डिस्प्रपोर्शनेशन है। जैसे एक प्रॉब्लम मैं वहां पे लिखता हूं, देखते हैं आप उसका आंसर गैस कर पाएंगे क्या। हां बच्चों देखिए, मैं लिखता हूं यहां पे, अब ये कोई भी कैटेगरी हो सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर
या डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो आपको खुद पहचानना है। ZnSO4 जिंक सल्फेट कॉपर के साथ अभिक्रिया करके और यह बनाता है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर लो। हाँ बच्चों, तो चेक करते हैं। यहां सबसे पहले देखिए, मुझे अगर जिंक पर चार्ज पता करना है तो पूरे सल्फेट का मुझे पता है -2, है ना। तो जिंक का मैंने x मान लिया, तो x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान +2 आ गया। ठीक है, और ऐसे यहां पे कॉपर का पता करना है, तो x और फिर सल्फेट का मुझे पता है -2 इज इक्वल टू 0, तो x का मान +2 आ गया। तो अब आप क्या देख रहे हो यहां आप देख रहे हो कि जिंक +2 है, प्रति परमाणु ऑक्सीजन -2 होता है, तो सल्फर पर निकालोगे तो +6, कॉपर का 0, क्योंकि कॉपर एक यहां पे न्यूट्रल एटम की तरह दिख रहा है, जिंक का यहां 0, कॉपर आपने अभी लिखा है +2, ऑक्सीजन प्रति परमाणु -2, तो सल्फर पर +6। अब आप देखिए क्या देख रहे हैं आप, जिंक +2 से 0, ये इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में कमी, इसका मतलब अपचयन, और जो कॉपर है वो 0 से +2, ये देखिए 0 से +2, तो 0 से +2 इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, और जो वृद्धि है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ये देखिए बच्चों, तो यहां ZnSO4 को हम ऑक्सीकारक बोलेंगे क्योंकि खुद अपचयित हो रहा है। Zn अपचयित उत्पाद है, कॉपर इसको हम अपचायक बोलेंगे क्योंकि खुद ऑक्सीकृत हो रहा है। कॉपर सल्फेट इसको हम ऑक्सीकृत उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, और क्योंकि दो अलग अलग यहां पर जो परमाणु हैं जिंक और कॉपर, वो साइमल्टेनियसली ऑक्सीकृत तथा अपचयित हो रहे हैं, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि यहां दो अलग अलग अणुओं में उपस्थित दो अलग अलग परमाणु एक साथ ऑक्सीकृत तथा अपचयित दोनों हो रहे हैं। इसीलिए उपरोक्त अभिक्रिया इंटरमॉलिक्यूलर को क्या बोला था हमने हिंदी में, अंतर अणुक। रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स के साथ मैं आपसे अगले कुछ एपिसोड्स में मिलूंगा, और फिर अब मैं अगले एपिसोड में आपको बताता हुआ दिखूंगा किसी भी रेडॉक्स अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। जो अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया में एक लास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर आ गए हैं, वो है रेडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना, बैलेंस करना। जैसे हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा कि TCI1 का मान
ऑक्सीकरण वाले हाफ में और अपचयन वाले हाफ में बराबर नहीं आ रहा था। तो जैसे ही हम अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे ये मान बराबर आने लग जाएगा। तो वो आप अगले मेरे एपिसोड में देखेंगे कि किस प्रकार से मैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ मेथड्स बताता हुआ दिखूंगा। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो एक एक पॉइंट अगर आपने ढंग से मेरे लेक्चर्स को देखकर नोट कर लिया है और उसको पढ़ रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे साथ केमिस्ट्री को एंजॉय करते रहिए और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा।